रमा, सुनीता जी के पोते का जन्मदिन है, वो ये मिठाई लाई थी, वो तो ले लो। रमा, क्या कर रही है लड़की? अरे पकड़ो उसको, मेरी दवाई लेके गई हो, मेरी दवाई लेके गई, पकड़ो। ये लड़की पागल है क्या? वो लड़की पागल है क्या? मेरी दवाई लेके गई वो। आप शांत हो जाइए, फिक्र मत कीजिए, उस लड़की का प्रॉब्लम है। आप मेरे साथ आइए, मैं आपको दूसरी दवाई दे देता हूँ। आइए आइए आइए। रमा, रमा, मरीजों के सामने इस तरह से पेश आते हैं, क्या सोचेंगे लोग हमारे बारे में? रमा, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। अरे डॉक्टर साहब, अंदर क्या बैठे हो? बाहर मरीज तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अरे रमा बेटा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा चाचा जी। कैसी है बेटा तू? हम लोग कितने टाइम बाद मिले। हाँ, वो घर के काम में इतना बिजी रहती हूँ कि टाइम मिल ही नहीं पाता। अरे मैंने सुधाकर को कितनी बार बोला कि तुझे लेकर कभी घर आ जा, तेरी चाची भी तुझे बहुत याद करती है। आऊंगी चाचा जी, जरूर आऊंगी। वो क्या है ना, एक जरूरी काम है, जब तक वो पूरा नहीं होगा ना, कहीं मन ही नहीं लगेगा। बस दिन रात यही सोचती रहती हूँ कि वो काम कब पूरा होगा। ऐसा कौन सा काम है, हमें भी तो बता। हाँ, बताऊंगी चाचा जी। आपको क्या, पूरी दुनिया को बताऊंगी। अच्छा चाचा जी, चाची जी को भी जय श्री कृष्णा कहिए। जय श्री कृष्ण बेटा। क्या अभी तक बोलचाल बंद है? क्या बताऊं मोटा भाई, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर चुका हूं, मगर ये लड़की है, बात करने को राजी नहीं होती। हम दो जन हैं इस घर में, मगर अजनबियों की तरह रहते हैं। हर चीज पे ताला, हर दरवाजा बंद। जाने कहां से उसके दिमाग में ये बात आ गई है कि उसकी मां की मौत मेरे कारण हुई है। अभी आप ही बताओ घनश्याम भाई, मैं ठहरा एक मामूली होम्योपैथ, अगर सत्यवती की बीमारी के टाइम मैं कुछ कर नहीं पाया तो उसमें मेरी क्या गलती है? पता नहीं क्यों पूरे घर पे ताला मार के रखती है। मैं जब डिस्पेंसरी में नहीं होता हूं तो यहां आती है, यहां ढूंढती है, वहां ढूंढती है, इसलिए मैं इसको भी ताला मार के रखता हूं। अरे इतनी सारी मेडिसिन है यहां पर, कहीं कुछ यहां वहां हो गया तो तुम ही बोलो, क्या बाप बेटी इस तरह से रहते हैं? तू भी थोड़ा समझना, रमा तो अभी बच्ची है। अरे उसे थोड़ा टाइम दे, तू देखना धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। वैसे मेरे पास और एक रास्ता है, रमा को अपनी मां की यादों से बाहर निकाल के उसकी जिंदगी नए तरीके से शुरू करवाने का। ये देख, मेरी बड़ी बहन के देवरानी का छोटा भाई अच्छा लड़का है, सरकारी नौकरी भी है और अपना घर भी, और एक बार उसकी गृहस्थी जम गई तो वो पुरानी यादों से अपने आप बाहर निकल जाएगी। ठीक है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। रमा बेटे, बस मेरी एक छोटी सी बात सुन ले। आज घनश्याम चाचा ना इस लड़के से तेरे रिश्ते की बात करने को बोल रहे थे। मुझे शादी नहीं करनी है। अरे शादी मत करना, कम से कम लड़के को तो देख ले, उससे मिल ले। जब तक मैं पता नहीं लगा लेती मेरी माँ को किसने मारा है, ये घर छोड़ के नहीं जाऊंगी। वो तेरी माँ थी तो मेरी पत्नी भी थी, मैंने भी अपनी पत्नी को खोया है। तुम्हें क्या लगता है मुझे मेरी पत्नी के जाने का अफसोस नहीं है? अगर आपको अपनी पत्नी की इतनी चिंता होती ना, टाइम रहते आप उन्हें हॉस्पिटल ले जाते ना। मेरी माँ इससे तड़प तड़प के नहीं मरती। कहना क्या चाहती हो तुम? तुम्हारी माँ की मौत का कारण मैं हूं, मैंने उसे मारा है।
अरे क्या हुआ? ये जब तुम्हारी शादी होगी तो इसी साड़ी में दुल्हन बनाऊंगी तुम्हें। बहुत सुंदर लगेगी मेरी बच्ची। जिन परिस्थितियों से रमा गुजर रही थी उनका अंदाजा लगाना भी हम सब के लिए बहुत मुश्किल है। एक तरफ जहां उसने अपनी मां को समय से पहले खो दिया था, वहीं दूसरी तरफ उसे ये शक था कि उसके अपने पिता उसकी मां की अचानक मृत्यु के जिम्मेदार हैं। रमा जानती थी कि अगर उसका शक बेबुनियाद निकला तो शायद हमेशा के लिए बाप बेटी में तनाव बन जाएगा। इस बात के डर से क्या अपनी मां के देहांत के राज जाने बिना रमा हौसला हार जाएगी? क्या हुआ? कुछ चाहिए था? क्या हुआ? रमा, बेटा मुझे किसी काम से शहर के बाहर जाना है। शाम तक लौटूंगा। क्लिनिक भी बंद रहेगी। अगर कोई पेशेंट आए तो बता देना। अच्छा चलता हूं, अपना ख्याल रखना। हेलो सुन, मैं निकल गई हूँ, आधे घंटे में मुझे वहीं मिल। एक बार फिर से सोच ले रमा। सोच लिया और कोई चारा भी नहीं है। लेकिन ये तो सोच कि अगर अंकल को पता चला कि तू उनके पीछे उनकी जासूसी कर रही है तो वो क्या सोचेंगे? उसमें समझने का वक्त नहीं है, तो टेंशन मत ले, बस बात कर। चल
गणेश भाई, हाँ जी। ये है मेरी दोस्त रमा। उसके पापा ने इसको अपनी क्लिनिक की चाबी दी थी, पर गलती से वो कहीं खो गई। आप चल के दूसरी चाबी बना दो ना। मेरे को तो ये बहुत काम है और वो दूसरा आदमी भी आज छुट्टी पे है। एक काम करो, मैं शाम में आता हूँ ना। नहीं नहीं, मुझे अभी के अभी चाहिए, शाम को नहीं। आप चाहिए तो मैं आपको डबल दे दूंगी। वो क्या है ना गणेश भाई, अंकल बहुत गुस्से वाले हैं। अगर उन्हें मालूम चला कि चाबी खो गई है तो बवाल मचा देंगे। आप प्लीज चल के दूसरी चाबी बना दो। अच्छा ठीक है, चलिए। राजू भाई जरा ये दुकान देखना, मैं आता हूँ। दीदी एक काम कीजिए, ये ताला बहुत पुराना है और बहुत बड़ा भी, आप इसे तुड़वा ही दीजिए। मेरा समय भी बचेगा और आपका पैसा भी। देखो मैंने आपसे कहा ना कि मुझे सिर्फ डुप्लीकेट चाबी चाहिए इसकी, बस। पर अपने पापा को जाके बोलिए ना। देखो आपसे नहीं हो रहा ना तो आप अभी कह दीजिए मुझे, वरना मैं किसी और को बुला लूंगी। भाई जैसे बोल रही है वैसा कर दो ना। आपको बताया ना अंकल का गुस्सा कितना खराब है। हाँ, अंकल का गुस्सा कितना खराब है वो तो बेटी को देख के पता पड़ रहा है। अपना क्या, आपका ताला आपके पैसे। ये लीजिए, आपकी चाबी तैयार है, चेक कर लीजिए। तू फोटो क्यों ले रही है? सुन, जो चीज जैसे अभी है ना, चाहते समय बिल्कुल वैसे ही रखे जाना है। मेरे डैड ना बहुत चालाक है, एक गलती भी पकड़नी ना तुम तुरंत बढ़ जाएगी। लेकिन ये तो बता हम यहाँ क्या कर रहे हैं। अरे हाँ सुन, देख एक लाइट ग्रीन कलर की बोतल ढूंढनी है और एक रेड कलर की डायरी है। जल्दी जल्दी ढूंढ। रमा तू अपने पापा पे ऐसे शक कैसे कर सकती है। मुझे ना मेरे शक को सच साबित करने के लिए ही मैं ये सब कर रही हूँ। तो मैं गलत साबित होंगी, मेरा शक सही है। ढूंढ। रमा ये देख, या ग्रीन, लाइट ग्रीन बॉटल यार। और ये डायरी। एक मिनट, नहीं ये डायरी नहीं है। सुन, आई थिंक जैसे जहां था ना वैसे रख देते हैं, डैड कभी भी आ सकते हैं। तो रुक एक मिनट। तू ये रजिस्टर क्यों देख रही है। यार इसमें ना सारे पेशेंट्स की पूरी डिटेल्स है। लेकिन उनकी डिटेल्स का तू क्या करेगी। यार इनमें से किसी से भी मदद मिल सकती है। लेकिन उस ग्रीन बोतल में ऐसा क्या था जो तू। ग्रीन बॉटल मेरे डैड ना उसी समय डिस्पेंसरी में लाए थे जब मेरी मॉम की तबीयत खराब होने लगी थी। और पता है मैं रोज ये डिस्पेंसरी साफ करती थी। यहाँ के हर केमिकल, हर दवाई, सब चीज की नॉलेज थी मुझे। और वो केमिकल ना मैंने पहली बार तब देखा था तो जैसे मेरी मॉम की तबीयत खराब होने लगी थी ना, बस उस केमिकल भी खत्म होते जा रहा था। और जैसे मेरी मॉम चली गई ना, केमिकल भी गायब हो गया। ये बात मैंने आज तक उस केमिकल को नहीं देखा है। और वो डायरी भी मेरी डैड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। वो अपनी लाइफ की सारे फॉर्मूलेज जो रिसर्च की ना वो सब उस डायरी में लिखते थे। जैसे ही मॉम चली गई ना, वो डायरी भी गायब हो गई। मुझे शक है कि उस डायरी में भी ऐसा कुछ था जो दोनों ही चीज नहीं मिल रही है। हाँ। सुन, पापा कभी भी आ सकते हैं, जल्दी से सब सामान वैसे ही रख दे। हाँ एक मिनट। हाँ चल जल्दी चल।
अरे प्रिया, नमस्ते अंकल, कैसे हो आप? कैसे हो सकता हूं? जिस आदमी की पत्नी उसे हमेशा के लिए छोड़ के चली गई हो और उसकी एक लौती बेटी उसके पास होकर भी पराई हो, वो कैसे हो सकता है? बेटा, मैं तुझे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, समझा अपनी दोस्त को कि होने की सजा इस बेचारे बाप को ना दे। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मां की मौत कोई चीज से हुई थी जो मैं यहां डिस्पेंसरी में या घर के किसी कमरे में छुपा रहा हूं ना, तो ये ले, जहां तेरा जी चाहे उस चीज की तलाशी कर ले। ले जा। रमा तू चुप क्यों है? समझाना अंकल को। बेटी, तू जो चाहे कर ले, पर मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं, मुझे तेरी मां का मुजरिम मत समझ। अगर मुझ पे भरोसा नहीं है ना, तो अपने हाथों से मुझे मार दे, पर मेरे साथ ऐसा मत कर, मत कर, मत कर। प्रिया, तेरी माँ इंतजार कर रही होगी, तो प्लीज जा। नहीं, पहले तू अंकल से माफी मांग और वादा कर कि तूने कभी नहीं सताएगी। देख रमा, अब इस परिवार में तू और तेरे पापा ही तो है, तुझे उनका ख्याल रखना चाहिए। और तूने ऐसे दुख दे रही, बस कर रमा, अब बहुत हो गया। माफ कर दे अपने पापा को। देखो कितने दुखी हैं। मतलब बेटा, तूने अपने पापा को माफ कर दिया? हाँ, क्या? नहीं, ओके, अभी।
वो मैं हलवा रखा था, नहीं आपने खाया। मुझे देर हो रही, मुझे बाहर जाना है, ये फ्रिज में रख दे। और सुनो, रात को ना मेरे लिए रुकना नहीं। मैंने दवाई दी थी ना, एकदम मुझे फोन करके क्यों बुलाया? अब क्या करता सुधाकर भाई, आपने जो दवाई दी वो मेरे हाथ से फिसल कर गिर गई कहीं तो भी। अब दवाई देने के लिए थी ही नहीं मेरे पास। मजाक लगता है तुम्हें? इतनी लापरवाही जानते हो तुम्हें और मुझे कितनी महंगी पड़ सकती है? अब ये लो, पूरे कोर्स की दवाई फिर से दे रहा हूं, जब तक काम नहीं होता हम मिलेंगे नहीं। और अब की बार दवाई गिराना मत। अरे सुधाकर भाई जाने भी दो ना, एक बार गलती हो गई सो हो गई। मेरे पास एक गुड न्यूज है आपके लिए, बताऊं? जाओ, हम बाद में बात करेंगे, जाओ। दवाइयाँ तुमने मुझे दी थी टेस्ट करने, वो मैंने सारी कर ली, किसी में कुछ भी नहीं निकला। सब होम्योपैथी की नॉर्मल मेडिसिन हैं। आई एम सॉरी डॉक्टर, मुझे पता है मैं आपको बहुत परेशान कर रही हूँ, पर बस ये केमिकल है, इसके बारे में जानना था। आई एम सॉरी, वो जल्दबाजी में थी तो ध्यान से लिख नहीं पाई। ये जो केमिकल तुम लाई हो रमा, इसका उपयोग बहुत सारी दवाइयाँ बनाने में होता है और कुछ पेस्टिसाइड्स में भी इसका यूज किया जाता है। तो डॉक्टर, इस केमिकल का असर जानलेवा हो सकता है? लिवर और किडनी के ट्रीटमेंट के लिए इसका डोज दिया जाता है। अगर इस केमिकल को ज्यादा मात्रा में लिया जाए तो एग्जैक्टली होता क्या है? ये केमिकल धीरे धीरे हमारे बॉडी में फैलता है और एक स्लो पॉइजन की तरह एक्ट करता है। कम, आई विल शो यू। रमा, रमा, क्या हुआ? डॉक्टर, वो मेरी माँ की हालत भी बिल्कुल ऐसी ही हो गई थी कि उसकी स्किन भी ऐसी काली पड़ गई थी। पता नहीं रमा, मुझे तुम्हें कहना भी चाहिए या नहीं, पर तुम्हारे पापा सर्टिफाइड डॉक्टर है भी नहीं। बस शौकिया प्रैक्टिस शुरू की, चल गई तो डिस्पेंसरी खोल ली। पर इस केमिकल का असर तो उन्हें भी मालूम होगा, और ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम्हारी माँ के सिम्टम्स को वो ना समझ पाए। और सबसे बड़ी बात कि ये केमिकल तुम्हारी माँ की बॉडी में इतनी ज्यादा मात्रा में गया कैसे? डॉक्टर, ऐसे कई सवालों के जवाब ना खुद ढूंढने की कोशिश कर। जब तक मुझे इन सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे ना,
मैं नहीं रुकने वाली। कितने शर्म की बात है। एक डॉक्टर का धर्म होता है अपने मरीज का सही ढंग से इलाज करना, पर यहाँ तो डॉक्टर अपने पेशे को ही इस्तेमाल करके खुलेआम अपराध कर रहा था। सुधाकर ना सिर्फ कानून का बल्कि अपनी पत्नी और अपनी बेटी का भी अपराधी था। लेकिन जिस चालाकी से उसने अपने इस काम को अंजाम दिया था, उसके खिलाफ सबूत जुटा पाना लगभग नामुमकिन था। रमा के लिए असली चुनौती ये थी कि अपने पिता को दुनिया के सामने अपनी मां की मौत का जिम्मेदार साबित कैसे करे। कैसी हो? अब आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ ना, आप थक गए होंगे। ठीक है। एक्सक्यूज मी जी पॉलिसी की जानकारी कहाँ मिल सकती है? वहाँ पे। ओके थैंक यू। एक्सक्यूज मी जी मुझे इस पॉलिसी के बारे में जानकारी चाहिए थी। ये कब ली गई थी और इसकी बेनिफिशियरी कौन है? आप कौन? मैं मिसेस सत्यवती दोषी की बेटी, जिनके नाम पे ये पॉलिसी है। ठीक है, ये पॉलिसी सत्यवती दोषी के नाम पर है और इसे 6 महीने पहले ही खोला गया था। इसकी पॉलिसी अमाउंट है 50 लाख और इनके बेनिफिशियरी मिस्टर सुधाकर दोषी। आपको अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे मैनेजर अतुल सक्सेना से बात कर लीजिए, वो वहाँ पर है। आपने जो दवाई दी वो मेरे हाथ से फिसल कर गिर गई कहीं तो भी। अब दवाई देने के लिए थी ही नहीं मेरे पास। रमा, कहाँ हो बेटा? हाँ बेटा एक कप चाय मिलेगी? मुझे पता था आपको चाय चाहिए होगा, इसलिए मैंने रेडी रखा है। नाश्ता भी है। अच्छा वो मुझे प्रिया से मिलने जाना है तो मैं। हाँ ठीक है, जल्दी आ जाना। हाँ? एक्सक्यूज मी, वो आपको जान। एक्सक्यूज मी जी, कहिए। ये हाउस नंबर 238 है ना? नहीं, इस घर से 2 घर पीछे है, लेकिन मैंने आपको कहीं देखा है। हाँ वो हो सकता है आपने मुझे देखा हो। मैं आजकल यहीं कहीं आती जाती रहती हूँ, इसीलिए। वो आज मैं ऑटो से आई ना तो वो अलग रास्ते से लाया तो मैं कंफ्यूज हो गई बस। थैंक यू। वैसे इन्हें क्या हुआ है? वो बीमार है, दवाई चालू है उसकी, अब कुछ ही दिन में ठीक हो जाएंगी। अच्छा ओके थैंक यू।
पापा हम्म, चाय पी लीजिए, ठंडी हो जाएगी। थैंक यू। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते, बैठिए। कहिए, क्या परेशानी है? मेरी परेशानी मेरी बीवी है, जिसका इलाज सिर्फ आपके पास है। मुझे अतुल जी ने भेजा। कौन अतुल? मैं किसी अतुल को नहीं जानता। आप खामखा मेरा टाइम बर्बाद मत कीजिए। क्या अब भी मैं आपका टाइम बर्बाद कर रहा हूं? क्या है ये? सुधाकर भाई, सुधाकर भाई, अतुल जी हमारे खासम खास हैं, एकदम खास। उन्होंने सब कुछ बताया आपके बारे में। इस तरह की बातें किसी खास से ही कोई शेयर कर सकता है। चाहे तो आप अतुल जी से बात कर लीजिए। हेलो अतुल भाई, नमस्कार नमस्कार। डॉक्टर साहब आपसे बात करना चाहते हैं, लीजिए। हेलो जी सुधाकर भाई। अतुल, ये क्या है? मैंने तुमसे कहा था ना कि इस बारे में किसी तीसरे से बात नहीं करनी है। और तुमने अपने दोस्त को यहां भेज दिया? पागल हो गए क्या? अरे सुधाकर भाई, क्यों खामखा बिगड़ रहे हो? आपको जो रकम चाहिए वो दे देगा, और वो भी ऑन द स्पॉट, अभी के अभी। मेरे पे कोई लालच नहीं चलेगा। तुम्हारे दोस्त की मैं कोई मदद नहीं कर सकता। एक काम कीजिए, आप इसको पूरे कोर्स की दवाई एक साथ दे दीजिए, फिर मिलने का कोई टेंशन ही नहीं रहेगा, मेरी गारंटी है। तसल्ली आपको। पॉलिसी कितनी की है? पूरे 3 करोड़। मेरा 25% बनेगा, अभी के अभी। हाँ दे देंगे, पूरा दे देंगे। आपकी पत्नी की रिपोर्ट्स लाए हैं? हाँ लेके आए। दिखाएं। नाम क्या बताया आपने? संदीप। थैंक यू। ये रिपोर्ट्स किस लिए? ताकि हम ये तय कर पाएं कि कितनी मात्रा में हमें डोसेज देना है। क्या सुधाकर भाई, पैसा तो पूरा मिल जाएगा, लेकिन इलाज की क्या गारंटी है? कहीं किसी को कोई शक वक हो गया तो? अतुल ने तुम्हें बताया नहीं कि इसी की मदद से मैंने खुद की पत्नी को ठिकाने लगाया है, और इसी की मदद से अतुल की पत्नी का भी काम करने वाले हैं। आप डरिए मत, आपकी बीवी के केस में बिल्कुल नेचुरल डेथ लगेगी। हाँ, एक बात का ध्यान रखिए कि वो किसी और डॉक्टर से ना मिले। एक बार उसकी मौत हो गई, दुनिया का बड़े से बड़ा डॉक्टर यह साबित नहीं कर पाएगा कि यह नेचुरल डेथ नहीं थी। ये सब क्या है? साइंस है बच्चे। अरे रमा, क्या हुआ? क्या कर रही हो? इसी डायरी में लिखा है ना हमारे जहर बनाने का फॉर्मूला। क्या बकवास कर रही हो? इसी जहर से आपने मेरी माँ को मारा ना, और आजकल नलिनी सक्सेना को भी यही जहर दिया जा रहा है ना। कौन नलिनी? कैसा जहर? लगता है तुम फिर से पागल हो गई हो। चलो जाओ यहां से। सर, मेरी लड़की थोड़ी पागल हो गई है। आप ऐसा कीजिए, आप बाद में आ जाइए प्लीज। कोई नहीं, मैं बैठा हूं, वेट कर रहा हूं। रमा, अब तू जा यहां से। मुझे इन्हें कोई जरूरी दवाई देनी है। वही दवाई तो माँ को दी थी। रमा, जाती है कि नहीं? चल जा यहां से। नहीं, मैं तो चली जाऊंगी। क्योंकि है ना, मुझे सिर्फ इतना पूछना था कि आपको सर दर्द, बदन दर्द या बेहोशी ऐसा कुछ महसूस हो रहा है क्या? अरे नहीं, वो क्या है ना, जो दवाई आप माँ को दे रहे थे ना, वही सेम दवाई आजकल आपके चाय, खाने, ये सब में मिलाकर दे रही थी। वैसा ही असर होना चाहिए ना जैसे माँ को हो रहा था मुझे। क्या बकवास कर रही हो? तुम देखती हो ना पेशेंट बैठे हैं। हाँ, चल जा तू यहां से।
मैं कम इन डॉक्टर। क्यों फ्रॉड डॉक्टर, लगता है अब इलाज की जरूरत तुम्हें पड़ने वाली है। कौन हो तुम? शंकर दीक्षित, सीनियर डॉक्टर, गवर्नमेंट होम्योपैथी कॉलेज। तो तुमने मेरी बेटी को मेरे खिलाफ भड़काया है। मेरे प्रैक्टिस से तुम जलते हो। तुम फ्रॉड डॉक्टर हो ना? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जिससे माँ को नहीं छोड़ा था, जिससे आपने उनकी जान ली थी। ए रमा, बहुत बोल चुकी है तुम। चल जा यहाँ से, और तुम्हारे इस डॉक्टर को ना मैं जेल भिजवाऊंगा, तुम देखना। अरे इंस्पेक्टर साहब, अच्छा हो गया आप लोग आ गए। ये मेरी बेटी ना, ये पागल हो गई है, और ये फ्रॉड डॉक्टर इसकी मदद से मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। आप दोनों को अरेस्ट कर दीजिए। बस बस पापा बस। इंस्पेक्टर साहब, ये जो रेड डायरी आप देख रहे हैं ना, इसी में जहर का फॉर्मूला है, इन्होंने खुद ने लिखा है। और ये ग्रीन बॉटल, इसी से मेरी माँ की मौत हुई है। हाँ, इसमें फॉर्मूला जरूर है, मगर इससे ये साबित नहीं होता कि ये केमिकल मैंने इसकी माँ को पिलाया है। हाँ, आपकी पत्नी को ये केमिकल आपने नहीं दिया, ये तो साबित नहीं होता, लेकिन मिसेस नलिनी सक्सेना को उसके पति जो केमिकल दे रहे हैं, वो केमिकल आप ही उन्हें दे रहे हैं, ये बात जरूर साबित होगी। वैसे ये जानकर आपको बहुत अफसोस होगा कि मिसेस नलिनी सक्सेना को हमने समय रहते हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया है और उनका इलाज चल रहा है। और आपकी दोस्त अतुल सक्सेना, वो पुलिस की हिरासत में। उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर दिया है। इंस्पेक्टर साहब, ये सब झूठ है। मैं किसी नलिनी को नहीं जानता। करें। अतुल ने तुम्हें बताया नहीं कि इसी की मदद से मैंने खुद की पत्नी को ठिकाने लगाया है, और इसी की मदद से तुम की पत्नी का भी काम करने वाले हैं। आप डरिए मत, आपकी बीवी के केस में बिल्कुल नेचुरल डेथ लगेगी। सीनियर इंस्पेक्टर संदीप, क्राइम ब्रांच, अब तुम्हारा खेल खत्म। सुधाकर दोषी। क्यों पापा, क्यों अपने चंद रुपयों के लिए मेरी माँ को मार दिया? हाँ, उसको भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन आप तो इंसान भी नहीं निकले। मुझे अफसोस होता है कि मैं आपकी बेटी हूँ। मैं अपना नाम तो नहीं बदल सकती, लेकिन नहीं, जो हमारा रिश्ता है ना, तो मैं खत्म कर ही सकती हूँ। आप मेरी माँ की कातिल है, कातिल, और आपको सजा जरूर मिलेगी पापा। अरेस्ट हिम। हेलो। केस नंबर 13, उम्र 30 साल। अपने दोस्त की मदद करने के लिए उसकी पत्नी को जहर देकर मार डाला। लगातार 4 महीने दवाई दी। 4 महीने बाद किडनी फेल होने से मौत। केस नंबर 51, नाम सत्यवती दोषी, उम्र 50। सुधाकर अच्छी तरह से जानता था कि मेडिसिन किस मात्रा में संजीवनी है और किस मात्रा में जहर। अपने पेशे का गलत इस्तेमाल करके सुधाकर ने अपनी पत्नी के साथ साथ कई और मासूम लोगों की जान ले ली। जहां डॉक्टर पर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं लोग, वहां सुधाकर जैसे अपराधी उन्हीं के भरोसे का कत्ल करते हैं, जिसकी वजह से कई जिंदगियां, कई परिवार बर्बाद हो जाते हैं। सुधाकर को इस जघन्य अपराध के लिए सेक्शन 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई और साथ ही उसका लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया गया। ये सिर्फ रमा की वजह से संभव हुआ, क्योंकि उसने एक अपराधी पिता के बदले निर्दोष लोगों का साथ देना ठीक समझा। रमा ने जैसे अपने हौसले और निडरता से हालातों का सामना किया और अपराध का खुलासा किया, वैसे ही आप भी चुप ना बैठे और जहां भी कुछ गलत हो रहा हो उसके खिलाफ आवाज उठाएं। सावधान इंडिया, डर कर नहीं, डट कर।